कैसे आप सब, उम्मीद है कि अच्छे होंगे। सारथी फॉर सिविल सर्विस बाई शत्रुघ्न सर के द्वारा जो आपका करंट अफेयर्स इधर कुछ दिनों से यूट्यूब पर जो जा रहा है, उसी का जो अगला हिस्सा है करंट अफेयर्स 7, 8, 9 और 10 फरवरी 2024 में जो करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, जो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। और इसी पर आप देखेंगे कि मुख्य परीक्षा के ही प्रश्न बनने की संभावना है। तो वहां से मैंने आपको आज इस बार फॉर्मेट, क्वेश्चन फॉर्मेट में मैंने इसको बनाया। तो देखते हैं कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या आंसर हो सकता है। बस आपको याद रखना है, जो मैं क्वेश्चन टिक करूंगा केवल आपको उतना ही याद रखना चाहिए, और वहां से उम्मीद है कि उस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष, अभी पेपर में था आपको 7 तारीख का फर्स्ट पेज पर, कि जल प्रदूषण नियंत्रण संबंधित संशोधन विधेयक अभी लाया गया है, और उससे इस चैप्टर से जल प्रदूषण से संबंधित जो एक डाटा है, आप एक सब काम करेंगे कि मेंस के लिए या इससे जो जीएस बेस्ड इससे होता है, यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप उस डाटा को कलेक्ट करके रख लेंगे। तो यह पीटी बेस्ड मैंने इसको डिजाइन किया हूं, ऑप्शन बेस्ड। तो कहा है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष जल प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम कानून पारित किए गए थे, पारित किया गया था। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ऑप्शन दिया गया है 1974, 1974, 1975, 1918 एंड 1984 दिया गया है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वह आंसर है 1974 में आपको जल प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम पारित किया गया है। तो याद रखना है कि जब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जल प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम कानून कब पारित किया है, तो 1974 की बात बताना है आपको, 1974 याद रखना है। एक दूसरा कि अब अभी आप न्यूज में देखे होंगे कि पाकिस्तान के जो केंद्रीय असेंबली है उसके लिए चुनाव हो रहा था। उस चुनाव में टोटल आप देखेंगे कि 266 प्लस 70 यानी 300 के लिए केंद्रीय असेंबली में, पाकिस्तान की केंद्रीय असेंबली के लिए 336 सीटों के लिए चुनाव किए जाते हैं, जिसमें 266 जो होता है आपको जनता के मतदान द्वारा, और 70 जो है 70 आप देखेंगे कि चयनित होते हैं। तो टोटल आपको अभी जो पाकिस्तान में जो चुनाव हो रहा है वह है 336 सीटों के लिए, और यहां जो मनोनीत 70 सदस्य होते हैं उसको मिलाकर ही बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। तो यहां पे आप देखे होंगे कि एक मतलब न्यूज था जहां पे मैंने ऑप्शन बनाया है कि वह पहली हिंदू महिला उम्मीदवार, उनका नाम है सबीरा प्रकाश, जिसने चुनाव लड़ी और हार गई है। किस देश से है, मैंने अभी जस्ट आंसर मैंने बोल दिया, यह आपको ध्यान रखना था। तो सबीरा प्रकाश के बारे में, क्योंकि मात्र इनको 1000 प्लस 10 1036 या 37 वोट मात्र इनको मिला है सबीरा प्रकाश को। तो यह महिला है कहां की, पाकिस्तान की है। तो यह प्रश्न पूछे जाने की संभावना होगी। तो सबीरा प्रकाश का भी याद रखना कि पहली हिंदू महिला जो केंद्रीय असेंबली, पाकिस्तान के केंद्रीय असेंबली के लिए चुनाव लड़ी, लेकिन सफलता इन्हें नहीं मिला। तो आप जान ही रहे हैं कि वो इस्लामिक कंट्री है, तो वहां पे चुनाव जीतना काफी हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए काफी टफ काम हो जाता है। और पहले आपको पता होगा कि यहाँ टोटल 24% हिंदू आबादी थी, जो घटकर मात्र 2% हो गया है। तो यह क्वेश्चन आपको बन सकता है, यहां से भी मैंने इसको एक ऑप्शन लगाया। एक और क्वेश्चन आपको जो अगला है, यूसीसी उत्तराखंड सरकार के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाया गया है, इसमें आप देखेंगे कि अभी पारित किया गया है 2024 विधेयक है। तो यूसीसी उत्तराखंड 2024 विधेयक में कौन सा खंड सही नहीं है, तो यहां लिखा हुआ है ए ऑप्शन में विवाह और विवाह विच्छेद, दूसरा उत्तराधिकार, तीसरा सहवासी संबंध यानी लिव इन रिलेशन की चर्चा किया गया है, चौथा कि जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान, जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान। तो इसका सही आंसर क्या है कि जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान के लिए कोई प्रोविजन उसमें नहीं डाला गया है, क्योंकि अन्य दिया गया है। तो इसमें विवाह और विच्छेद भी है। आपको पता होगा कि समान सिविल संहिता का जो चर्चा है वह संविधान के अनुच्छेद 44 में दिया गया है, 44 में दिया गया है, आर्टिकल 44 में दिया गया है। इसमें जो उत्तराखंड पहला ऐसा स्वतंत्र भारत का
पहला ऐसा राज्य है जिसने आपको समान सिविल नागरिक सिविल संहिता का पारित करने का काम किया और डीपीएसपी का हिस्सा है, यह भी ध्यान रखिएगा। और इससे पहले आजाद भारत से पहले और बात पूछता है तो आपको गोवा को याद रखना चाहिए। गोवा एक ऐसा स्टेट है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसमें जनजातीय विवाह और विवाह विच्छेद था, उत्तराधिकार था, सहवासी संबंध था और एक और अन्य था। उसमें इस 4 मुद्दे पे ही इसे लाया गया है। उसमें सारी चीज आप देखेंगे कि एक प्रकार का उत्तराधिकार संबंधी नियम हो जाएंगे, वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो जाएगा, किसी भी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। दूसरा कि महिला सशक्तिकरण को बल मिलने का काम करेगा। तो ये जो चैप्टर है, यह चैप्टर आपको समान सिविल संहिता या मेंस का भी चैप्टर होगा, तो ध्यान रखना है आपको कि मेंस के लिए भी तैयार करने का काम करें। एक तो जल प्रदूषण, दूसरा हमने कहा कि समान सिविल संहिता या मेंस के दृष्टिकोण से भी याद रखने की जरूरत है। तीसरा जो हमने कहा कि क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चयन करें। 3 स्टेटमेंट दिया गया है और 3 में राइट स्टेटमेंट को टिक करना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है, एक। दूसरा स्टेटमेंट है भारत तेल एवं एलपीजी का भी तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। तीसरा बड़ा ऊर्जा के मामले में और एलपीजी के मामले में तीसरा 2 स्टेटमेंट। तीसरा कि भारत चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक देश है। यह 3 स्टेटमेंट आपको लिखा गया है। अब पूछा कूट दिया गया है कि केवल 1 सही, केवल 1 और 2 सही, सी लिखा गया है केवल और 1 और 3 सही, डी लिखा गया है कि ऑल स्टेटमेंट इज राइट। तो आपको टिक करना है कि कौन सा सही, लेकिन मैं अभी आपको सही आंसर बता रहा हूं क्योंकि उसी फॉर्मेट में पढ़ाया जा रहा है कि यह सभी कथन सही है। जितने भी कथन है वह सही दिया गया है, चारों कथन सही, तीनों कथन सही है। क्योंकि यह जो स्टेटमेंट अभी आ रहा है कि गोवा में ऊर्जा सप्ताह मनाया जा रहा है और उसी में बताया गया है कि विश्व जो है, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, राइट है स्टेटमेंट। भारत तेल एवं एलपीजी का भी तीसरा बड़ा उपभोक्ता देश है, यह भी राइट है। और तीसरा, भारत जो है चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक देश है। तो तीनों स्टेटमेंट सही दिया गया है। तो तीनों स्टेटमेंट को क्या करें कि आप अपने नोट्स में अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। यहां से प्रश्न आता है तो आप आसानी से कर जाएंगे। यह भी प्रश्न था, कहा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। आपको आईआर पेज पे मिलेगा, आईआर पेज पे। तो 4 हमने कहा कि कौन सही नहीं है, 3 स्टेटमेंट है और 3 में से आपको गलत निकालना है। पहला लिखा है यमन के उत्तरी प्रांत सादा, यमन के उत्तरी प्रांत। यह लेवल यूपीएससी लेवल पे आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि हाल ही में समाचार पत्रों में रहने वाले ये सारे प्लेस किस क्षेत्र के थे या किससे रिलेटेड है। तो इसी के आधार पर, क्योंकि जब तक क्वेश्चन देखेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं। तो यह था कि यमन के उत्तरी प्रांत सादा। यहां क्या हुआ है कि अमेरिका और ब्रिटेन सेना के द्वारा हवाई हमला। तो यह पहला स्टेटमेंट क्या राइट है या रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख, यहां लिखा हुआ है राफेल ग्रोसी, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा लिखा हुआ है जपोरिजिया परमाणु संयंत्र, जपोरिजिया परमाणु संयंत्र यहां पे लिखा हुआ है रसिया। तो यहां से आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। 3 स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहां पे आते हैं आंसर के बाद, तो सही आंसर कौन नहीं है। तो इसमें दिखाई पड़ा ए में लिखा है केवल ए ऑप्शन, बी में केवल 2 ऑप्शन लिखा है, दूसरा स्टेटमेंट। सी में तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं दिया गया है, लिखा हुआ है। चौथा में यानी डी में केवल 1 और 3 सही नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर सी हो जाएंगे। केवल तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, यानी कि जपोरिजिया परमाणु संयंत्र कहां है, रसिया में ना होके या यूक्रेन में है। कहां, यूक्रेन में। यहां पे यूक्रेन लिख लीजिएगा, यहां पे यूक्रेन लिख लेना है 1। तो अब आते हैं कि 3 स्टेटमेंट में सर जो 3 स्टेटमेंट दिए हैं, क्या 2 स्टेटमेंट पहले राइट था, यस।
तो पहला है कि यमन के उत्तरी प्रांत सादा, यहां पे जाके आप मैप देख सकते हैं। इसमें क्या हुआ है कि अमेरिका और ब्रिटेन की सेना के द्वारा हवाई हमले किए गए, यह राइट स्टेटमेंट था। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख का नाम राफेल ग्रोसी है। क्या नाम है? राफेल ग्रोसी है। तीसरा, अब राइट हमने कर दिया, जपोरिजिया परमाणु संयंत्र कहां पे है? रसिया में ना होकर यूक्रेन में है। कहां पे है? यूक्रेन में है। तो अब आपका तीनों स्टेटमेंट सही हो गया है। जो गलत था वो उसकी जगह पे हमने काट के सही आंसर यूक्रेन लिख दिया है। तो यह भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और इस तरह के प्रश्न करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको देखना है तो प्रीवियस ईयर जो भी आईएएस पीसीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उनको एक बार आप क्या करें कि मूल्यांकन करने का काम करेंगे। यह था आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। या पीआईबी साइट्स को आप खोलेंगे तो वहां जाके प्रश्न दिखाई पड़ेगा कि क्वेश्चन है कि केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की कुल सौर ऊर्जा क्षमता कितना होने का अनुमान है? कितना होने का अनुमान है? यहां पे एक डिटेल की इस तरह से कि भारत में नवीकरणीय और ऊर्जा विभाग का जो अनुमान है कि कितना अभी है और इसे आगे बढ़ाकर कितना करना है। तो पहली बात है कि इसमें आंसर दिया गया है ए में गीगावाट 748 गीगावाट लिखा हुआ है एक। दूसरा 38,440 गीगावाट। तीसरा 11,200 गीगावाट। चौथा 2,025 गीगावाट। ये चार ऑप्शन लिए गए हैं। तो चार ऑप्शन में अगर आंसर आप देखेंगे तो इसका पहला आंसर सही है, 748 गीगावाट का अनुमान है। अभी जो है आप देखेंगे केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की कुल सौर ऊर्जा क्षमता होने का अनुमान कितना है? तो 748 गीगावाट, यह याद रखिएगा एक। दूसरा, इसमें अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है आपका, नीति आयोग और किंगडम ऑफ नीदरलैंड ने मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी रिपोर्ट जारी किया है। तो पूछेगा कि एलएनजी रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो ध्यान, यहां पे अभी पहला स्टेटमेंट है कि नीति आयोग और नीदरलैंड दो दिया है, पहला स्टेटमेंट, और सही आपको आंसर निकालना। दूसरा स्टेटमेंट है कि अक्टूबर 2017 में राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा के विकास के लिए भारत माला परियोजना के प्रथम चरण की स्वीकृति दी गई थी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अक्टूबर 2017 में राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा के विकास के लिए भारत माला परियोजना के प्रथम चरण को स्वीकृति दी गई थी, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट इसमें दिया है कि इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक टू 2030 रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा गोवा में जारी किया गया था। तीन स्टेटमेंट दिया है और तीन स्टेटमेंट में कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन में जाएंगे तो लिखा है केवल एक और दो, ए ऑप्शन में। बी में लिखा है केवल दो और तीन। सी में लिखा है केवल एक और तीन। डी में लिखा है सभी कथन सही। यहां पहला स्टेटमेंट जब देखेंगे कि निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑल स्टेटमेंट इज राइट। सभी कथन इसके सही दिए गए हैं, सभी कथन सही दिए गए। तो अभी आपको जस्ट ध्यान क्या रखना है, इसको कैसे याद रखें। पहला कि इसको जिस स्टेटमेंट में लिखा गया है आप उसको लिखने का काम करें। एक कि भाई आपसे पूछा जाएगा कि नीति आयोग और किंगडम ऑफ नीदरलैंड ने क्या किया है कि एलएनजी रिपोर्ट, तो पूछा जाएगा कि एलएनजी रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो नीति आयोग और किंगडम ऑफ नीदरलैंड के सहयोग से पहला स्टेटमेंट सही दिया गया है। दूसरा कि आप देखेंगे कि भारतमाला परियोजना का जो प्रथम चरण था अक्टूबर 2017 में शुरू की गई थी। तो भारतमाला पूछा जाएगा कि भारतमाला परियोजना की शुरुआत अक्टूबर 2017 में हुई थी। तो यह भी स्टेटमेंट क्या हुआ? राइट हो गया। तीसरा, एक और आपसे कि इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक टू 2030 रिपोर्ट किसने जारी किया है?
तो आपको बताना है कि सर चिंता करने की बात नहीं है, ये मुझे पता है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है। ये तीनों स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो यह प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न पे आप देखे होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़े भी होंगे कि निम्नलिखित में से किस देश में रक्षा शो WDS 2024 संपन्न किया जा रहा है या हो रहा है? यहां ऑप्शन है रियाद सऊदी अरब दिया गया है, एक। दूसरा तेहरान दिया गया है ईरान, तीसरा दुबई UAE दिया है, और डी में बगदाद इराक दिया है। तो अभी आप देखे होंगे कि आप यहां से भारत में जो सेना से जुड़ी महिलाएं हैं, या पहली बार 3 महिलाएं भी गई हैं वहां पे। भावना कंठ का नाम भी सुनने होंगे आप, भावना कंठ, यह भी उससे जुड़ी हुई है। तो यहां अभी हो कहां रहा है, मतलब रक्षा शो रियाद में, जहां पे सऊदी अरब में हो रहा है रक्षा। इसका आंसर हो गया सऊदी अरब यानी रियाद में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है आपका कि विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट में कनेक्टिंग टू कंपटीशन, विश्व बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट, एक तो प्रश्न पूछा जाता है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, कि यहां प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन यह पूरा प्रश्न क्या है कि विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट कनेक्टिंग टू कंपटीशन 2023 के 139 के देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा है, भारत का कौन सा स्थान रहा है, यह आपको पूछा जाएगा। 2 प्रश्न बनने की संभावना है, एक तो फैक्चुअल टाइप का, एक स्टेटमेंट टाइप का। तो जो भारत का स्थान है वह 38 है, क्या है, 38वें स्थान पे। याद कर लीजिएगा, विश्व बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में कनेक्टिंग टू कंपटीशन में भारत का पोजीशन क्या है, 139 देशों में। तो आपको बताना है कि 38वें पोजीशन पे भारत है। यह भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। एक और अगला PIB साइट्स का जो न्यूज है, जो वाकई में एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न है आपका कि वर्तमान समय में भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता कितनी है, परमाणु ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो यह दिया हुआ है, यहां पे ऑप्शन दिए हैं 7480 मेगावाट, 7050 मेगावाट, 7280 मेगावाट और 6565 मेगावाट। ये आपको इस तरह के प्रश्न आप देखेंगे तो करंट में पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है कि वर्तमान में आपसे पूछे कि परमाणु ऊर्जा क्षमता हमारी कितना है, तो 7480, कितना है, 7480 मेगावाट हमारी परमाणु ऊर्जा क्षमता है। तो ये आपको इस डायमेंशन में प्रश्न जो है, प्रश्न को आप याद करते जाएंगे, चीजें बेहतर होते चला जाएगा, बेहतर होते चला जाएगा। हाँ, प्रश्न है वह प्रश्न था कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 के 23वें संस्करण आयोजन किस संस्था द्वारा कराया गया था, किस संस्था के द्वारा कराया गया था? इसमें दिया गया है आपका सेबी, टेरी, नाबार्ड और चौथा है आपका कौशल विकास मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक करना है टेरी, टेरी के द्वारा ही विश्व शिखर विकास सम्मेलन जो दिल्ली में भी हो रहा था, इसकी ऑर्गेनाइज करने का काम टेरी जैसे संगठन के द्वारा किया गया है। तो टेरी को याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक प्रश्न एक। दूसरा जो PIB साइट्स को आप खोलेंगे तो वहां पे एक न्यूज था, 8 प्रमुख कोर उद्योग में सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में देखा गया है, कह रहा है कि कौन से ऐसे 8 कोर उद्योग हैं जिसमें सर्वाधिक वृद्धि देखा गया था। तो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन दिया गया है कोयला, कच्चा तेल, बिजली और उर्वरक। तो सही अगर आंसर की बात करेगा तो आंसर हो जाएगा इसका कोयला। क्या हो जाएगा? 8 कोर उद्योग। और इस तरह के जो प्रश्न है इसमें आप जाएंगे, अगर यूपीएससी अगर आप लोग दे रहे होंगे तो यूपीएससी में भी, यूपीपीसीएस में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो अभी आपको जस्ट जैसे ही पूछेगा कि 8 कोर उद्योग में सर्वाधिक वृद्धि किसमें देखा गया है, तो बताना है कि कोयला के क्षेत्र में देखा गया है। तो यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस देश के साथ फ्री मूवमेंट रेजिम FRM खत्म करने की फैसला किया है डेमोग्राफिक को लेके। तो ऑप्शन है कि किस गृह मंत्रालय के द्वारा कौन सा देश है
कि आवाजाही वाला जो एरिया था, एग्रीमेंट हुआ था, उस पर रोक लगा देने का काम किया है। तो ऑप्शन में म्यांमार दिया गया है, नेपाल दिया गया, भूटान और बांग्लादेश दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है न्यूज़पेपर में आया है, आप देख लेंगे कि आपको याद भी रखना है कि म्यांमार के साथ जो आवाजाही के लिए फ्री मूवमेंट रिजिम जो समझौता हुआ था, उसे गृह मंत्रालय के द्वारा खत्म कर दिया गया है। तो ये आपको, यह भी प्रश्न आपसे यहां से बनने की पूरी संभावना है। यहां पे आप जाके एक काम और कर सकते हैं कि इसका मैप भी आप देख लेना चाहिए कि भारत और म्यांमार से रिलेटेड क्या उसका भौगोलिक एरिया है। तो यहां से भी बनने वाले प्रश्न आपका सॉर्ट आउट हो सकता है। एक दूसरा, एक और प्रश्न है कि डॉक्टर हसन महमूद किस देश के विदेश मंत्री है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। तो अभी टिक करना है, सही आंसर क्या होगा कि बांग्लादेश होगा, क्योंकि बांग्लादेश के विदेश मंत्री का भारत दौरा हो रहा है और कई ऐसे कितने सारे मुद्दे हैं जिस पर की बातचीत हो रहा है। तो ये एग्जाम अगर पूछा जाएगा तो वनडे टाइप के एग्जाम में पूछा जाएगा। इस तरह से कोई आईएएस का प्रश्न यह नहीं बन सकता है, इसलिए फिर भी आपको जानना चाहिए क्योंकि नेबरिंग कंट्री है, तो उसके विदेश मंत्री का दौरा हो रहा है या भारत के विदेश मंत्री का दौरा हो रहा है। ये सारे पहलू पे आपका फोकस होना चाहिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? पहला ऑप्शन है भारतीय मिलेट संस्थान। पूछेगा कि भारतीय मिलेट संस्थान कहां है? तो मिलेट अनुसंधान संस्थान, भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान कहां है? यहां दिया हैदराबाद। दूसरा दिया गया है बी ऑप्शन में कि बाजरा के नए क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र 2023, यहां सामने ऑप्शन है राजस्थान बाड़मेर के मालिनी में स्थापित किया गया है। सी ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 लिखा गया है। और डी है वैश्विक मिलेट मतलब श्री अन्न सम्मेलन अहमदाबाद लिखा हुआ है। तो कौन सही नहीं है? तो आपका डी ऑप्शन रॉन्ग है। डी ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के जो वैश्विक मिलेट श्री अन्न सम्मेलन हुआ था वह कहां हुआ था? दिल्ली में। याद रखना है कहां हुआ था? दिल्ली में संपन्न हुआ था। तो ये जो ए ऑप्शन है भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, यह सही है। दूसरा बाजरा के नए क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र 2023, यह भी राजस्थान बाड़मेर गोडामाली में लगाया गया, यह भी सही है। तीसरा कि अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 में मनाया गया था। और चौथा जो ऑप्शन है कि वैश्विक मिलेट श्री अन्न सम्मेलन अहमदाबाद में न होकर वह दिल्ली में हुआ था, तो इसको काट के क्या करेंगे कि वहां दिल्ली लिख लेंगे। तो यह सारा ऑप्शन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अगर यहां से कोई प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आसानी से आंसर देने में सक्षम हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि हाल ही में किस देश के साथ, पहला प्रश्न आपका, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक की है? यहां आपका स्टेटमेंट के नीचे ऑप्शन है युगांडा, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका और मिस्र। तो आपका इसका सही आंसर लगाना है बी रवांडा। क्या है? रवांडा। अब एक काम आप सबके लिए होमवर्क रहेगा कि जाके आप दक्षिण अफ्रीका का अफ्रीका महादेश जिसमें 54 देश है, अफ्रीका महादेश में कितने 54 देश है, एक बार आपको एटलस देखना चाहिए, क्योंकि और भी डाटा यहां से आप देखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं करंट इशू मैं आपको बता रहा हूं, आपको लिंक करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पर्वतारोही ने एक गुफा की खोज की है, और ये गुफा होमोसेपियंस के लेके, क्योंकि देखा गया था कि देखा गया है कि हिमालय क्षेत्र में होमोसेपियंस का साक्ष्य अभी तक नहीं मिल रहा था, उसी से रिलेटेड है। और ऐसा गुफा है कि जहां उसमें चित्रकारी की गई है। तो यह लिखा गया ऑप्शन में रानी की गुफा, बेरीनाग गुफा, अजंता की गुफा और शेषनाग की गुफा। तो सही आंसर क्या होगा कि वेरीनाग गुफा। क्या है आंसर? वेरीनाग गुफा की पर्वतारोही जम्मू कश्मीर के हिस्से में है, यहीं पे अभी खोजा गया है जहां पे चित्रकारी की गई है। और उम्मीद किया जा रहा है कि यह होमोसेपियंस मानव का ही साक्ष्य देने वाला एरिया होगा। तो आप वेरीनाग गुफा को याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर का हाल में पर्वतारोही द्वारा खोजे गए गुफा है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति न्यूनतम मजदूरी पर गठित की गई थी? न्यूनतम ये भी पीआईबी साइट्स में मिल जाएंगे और प्लस
आपको न्यूज़पेपर भी आया होगा, अगर माइनॉरिटी आप पढ़े होंगे तो बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने के बाद ही पता चला होगा कि निम्नलिखित में से मनरेगा से रिलेटेड पेज नंबर 3 पर आप किसी भी न्यूज़पेपर पर गए होंगे, नेशनल न्यूज जब चल रहा था, पार्लियामेंट्री डिबेट से रिलेटेड था, वहीं पे आपको दिखाई पड़ा होगा कि मनरेगा से जुड़े हुए जितने भी बिहार है, उत्तर प्रदेश है, इस समय मजदूरों को कम मजदूरी मिल रही है, इसी से रिलेटेड यह चर्चा हो रहा था। वहीं पे लिखा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति न्यूनतम मजदूरी पर गठित की गई थी। तो यहां पे मैंने ऑप्शन बनाया आपको, तेंदुलकर समिति, अनूप सत्यपति समिति, डी लकड़वाला समिति, राकेश मोहन समिति। तो जो सही आंसर है अनूप सत्यपति समिति। अगर पूछ दिया जाए कि अनूप सत्यपति समिति किससे रिलेटेड है, तो न्यूनतम मजदूरी पर आधारित, न्यूनतम मजदूरी से जुड़े हुए समिति का नाम क्या है, अनूप सत्यपति समिति। तो याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले इनसेट 3DS के उपग्रह है। ऑप्शन है मौसम संबंधी, जलवायु परिवर्तन, जासूसी उपग्रह और रक्षा संबंधी। तो ये जो इनसेट 3DS है या मौसम संबंधित है, कैसा है, मौसम संबंधित उपग्रह है, यह भी ध्यान रखने की जरूरी है। एक और जो न्यूज था, यह न्यूज आपको पेपर में नहीं दिखाई पड़ा, हो सकता है किसी दूसरे पेपर में दिखाई पड़ेगा, कि सेप्टिसीमिया बीमारी के कारण नामीबिया से लाए गए चीता तेजस की मृत्यु हो गई थी। यह बीमारी होता है, आपसे पूछा जा सकता है या इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो सेप्टिसीमिया बीमारी का चर्चा भी पीआईबी पर आप खोलेंगे तो दिखाई पड़ेगा। नीचे ऑप्शन है जीवाणु से, विषाणु से, कवक जनित, जल जनित। तो इसका सही आंसर है जीवाणु से। किससे होती है सेप्टिसीमिया बीमारी, वह जीवाणु से होती है। तो यह भी याद रखेंगे। वो 10 तारीख तक हम लोग पहुंच रहे हैं कि 10 तारीख का जो न्यूज था कि अब तक कुल कितने लोगों को भारत रत्न दिए गए हैं। तो जो भारत रत्न, इसमें ऑप्शन दिया गया है 49, 50, 52 और 53। तो आपको पता है कि आज अभी टोटल इस साल 5 लोग को दिए गए हैं 24 में, यानी कि टोटल 53 लोगों को भारत रत्न मिला है। टोटल 53 लोगों को भारत रत्न मिला है और ये वनडे टाइप का एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इतना जो हमने आप लिखा है, इतने सारे प्रश्नों को क्या करें आप कि एक नोटबुक बनाते चले और नोट डाउन करते चलेंगे। तो आप तो अपना मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन सारथी के द्वारा जो आपको सहयोग किया जा रहा है, इसका भी लाभ आपको न्यूज़पेपर या समाचार पत्र का जो लाभ है, या एग्जाम में आपको आने वाले जो भी एग्जाम है, कल भी 11 तारीख का आरओ का एग्जाम है यूपी से उत्तर प्रदेश में। इसके बाद जेपीएससी 17 मार्च का हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि 26 मई को फिर मार्च में यूपीपीसीएस है, 26 मई को यूपीएससी हो जाएगा। आगे इसी तरीके से कई सारे एग्जाम आते जाएंगे। बिहार में 30 सितंबर तक आएंगे। तो अगर आप करंट अफेयर्स को बेहतर से हैंडल करते चलेंगे तो यह पीटी, मेंस, एसए और इंटरव्यू सभी जगह मदद करने वाला एरिया है। तो इसको फोकस रखना आपको चाहिए, ताकि क्या है कि यहां से प्रश्न आप आसानी से हैंडल कर लेंगे। तो आज का हम लोग क्लास यहीं रोकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर्स होगा वो कल और परसों ऐड करके मिलते चला जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि इस करंट अफेयर्स का लाभ आपको मिलेगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप सब ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाएं। और एक काम और करना है कि जो भी प्रिपरेशन में कर रहे हैं, वनडे हो या फिर यूपीएससी लेवल का, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं सारथी फॉर सिविल सर्विस के माध्यम से, तो इसे केवल इतना ही नहीं कि सुनना है, अन्य भी जो मित्र बंधु है उनको शेयर करें। शेयर के साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब करने का भी काम करें, क्योंकि अब थोड़ा सा बताना पड़ता है कि भाई आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो और भी बच्चे जुड़ते चले जाएंगे। तो फिर इसी के साथ उम्मीद करूंगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप अपने एम पे फोकस रखेंगे और एक न एक दिन मंजिल आपको मिलना तय है। जिसने मेहनत किया है उसको मिलता ही है। तो इसलिए पूरे एनर्जी के साथ आपको क्या करना चाहिए कि करंट अफेयर्स को समय देना चाहिए और इससे आपका करंट बेहतर होते चला जाएगा। आप अपना ख्याल रखें और प्रिपरेशन को जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।